नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बाहुबली बैच में हम लोगों ने शुरुआत किया था भारत का भू आकृतिक अथवा प्राकृतिक विभाजन, जिसमें हम लोगों ने भारत को प्राकृतिक दृष्टिकोण से 4 भागों में विभाजित किया था। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था भारत का प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला। सबसे पहले हम लोगों ने भारत का प्रायद्वीपीय भारत देखा था, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरे नंबर पे देखा था उत्तर का विशाल मैदान, हम लोग इसके बारे में भी कल की क्लास में पढ़ लिए हैं। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा था कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब चौथे नंबर पे है तटीय मैदान एवं कुछ द्वीप जो पाए जाते हैं, ये आते हैं द्वीप समूह। कहने का मतलब यह है कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तटीय मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ पर कैसी चट्टानें पाई जाती हैं, कैसे मृदा पाई जाती है, और इन द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। और आज की क्लास जो होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो, द्वीप एवं द्वीप समूह से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहेगा। आज की क्लास से निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं तटीय मैदान को। किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन तटीय मैदान को। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग तटीय मैदानों की बात किया जाए तो मान लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारा है प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग। ये कौन सा भाग है, तो ये मान लेते हैं कि ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग। और इसी प्रायद्वीपीय भारत वाले भाग में जो बिल्कुल ये तट से लगे हुए भाग है, बिल्कुल ये वाला जो जल से लगे हुए भाग है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है तटीय मैदान। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है तटीय मैदान। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है तटीय मैदान। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है तटीय मैदान। अब यदि हम लोग बात करते हैं इन तटीय मैदानों के निर्माण की, किसकी बात करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तटीय मैदान की। शेयर करते रहिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे पढ़ाने का आनंद उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं तटीय मैदान की। यदि हम लोग तटीय मैदान के निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण जो हुआ है वह नदियों द्वारा लाए गए अवशिष्ट पदार्थों के निक्षेप से हुआ। इसका निर्माण किससे हुआ है, तो हम लोग कहेंगे इसका निर्माण जो हुआ है वह नदियों द्वारा लाए गए अवशिष्ट पदार्थों के निक्षेप से हुआ है। और जब नदियों द्वारा लाए गए अवशिष्ट पदार्थों के निक्षेप से हुआ होगा तो यहाँ पर कैसी मृदा पाई जाएगी, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर अवसादी मृदा पाई जाएगी। कैसी मृदा पाई जाएगी, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर अवसादी मृदा पाई जाएगी। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो हम लोग कहेंगे नदियों के अवसाद से। किससे हुआ है, तो हम लोग कहेंगे इसका निर्माण जो हुआ है वह हुआ है नदियों के अवसादी निक्षेप से। किससे हुआ है, तो हम लोग कहेंगे अवसादी निक्षेप से हुआ है। मतलब इसका निर्माण जो हुआ है वह नदियों द्वारा लाए गए अवशिष्ट पदार्थों अथवा अवसादों के निक्षेप से हुआ है अथवा जमाव से हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर यदि ये कहा जाए कैसी मृदा पाई जाएगी, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर पाई जाएगी अवसादी मृदा। कैसी मृदा पाई जाएगी, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर पाई जाएगी अवसादी मृदा पाई जाएगी। और इसी तटीय मैदान को ही हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। कैसे कर सकते हैं, ये पूरब में है तो इसी को पूर्वी तटीय मैदान कहा जा सकता है, ये पश्चिम में है तो इसी को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इसी तटीय मैदान को हम लोग 2 भागों में विभाजित भी कर सकते हैं। कैसे, एक को कहा जाएगा पूर्वी तटीय मैदान और एक को कहा जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसी को 2 भागों में यदि विभाजित करेंगे तो इस वाले भाग को क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। क्या कहेंगे, तो हम लोग इसी को कहेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। और इस वाले भाग को क्या कहेंगे, तो इस वाले भाग को कहेंगे पूर्वी तटीय मैदान। क्या कहेंगे मेरे भाई, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे पूर्वी तटीय मैदान। ये पश्चिम में है तो इसी को कहा जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना।
हमारे प्रायद्वीपीय भारत की बात किया जाए तो ये थोड़ा सा घुमावदार है, ये मोड़दार है, जिसके कारण इसकी लंबाई ज्यादा है जबकि इसकी लंबाई क्या है, कम है। इसकी लंबाई क्या है, कम है। तो हम लोग आगे क्या कहेंगे, तो आगे हम लोग कहेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान की लंबाई कैसी है, तो हम लोग कहेंगे लंबाई है अधिक। लंबाई कैसी है, तो हम कहेंगे लंबाई इसकी है अधिक। जब इसकी लंबाई अधिक हो जाएगी तो इसकी लंबाई कैसी हो जाएगी, कम। इसका मतलब हम लोग कहेंगे पश्चिमी तटीय मैदान घुमावदार होने के कारण अधिक लंबा है, या इसकी लंबाई अधिक है जबकि इसकी लंबाई क्या है, कम है। तो इसकी लंबाई की बात किया जाए तो इसकी लंबाई कैसी हो जाएगी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी कम। लंबाई कैसी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी कम। लेकिन अगर इसी में यह कह दिया जाए कि किस तट की चौड़ाई ज्यादा है, तो ध्यान देना हमारे प्रायद्वीपीय भारत का ढलान जो है बिल्कुल बंगाल की खाड़ी की तरफ है, इस ओर है, जिसके कारण बड़ी बड़ी नदियां जो होती हैं इस ओर से निकल के इस ओर जाती हैं। और जहां पर जितना ज्यादा बड़ी बड़ी नदियां जाएंगी उनके साथ उतना ही ज्यादा अवसाद जाएगा। जब उतना ही ज्यादा अवसाद जाएगा इसका मतलब यह कि तटों की चौड़ाई वहां पर ज्यादा होगी। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी बड़ी नदियां होती हैं इस वाले भाग से इधर ही आती हैं, जिसके कारण इस तटीय मैदान की चौड़ाई जो होती है वह ज्यादा होती है। क्या होती है, तो हम लोग कहेंगे पूर्वी तटीय मैदान की लंबाई तो कम होती है लेकिन चौड़ाई कैसी होती है, तो हम लोग कहेंगे चौड़ाई होती है अधिक। चौड़ाई कैसी होती है, तो हम लोग कहेंगे चौड़ाई होती है अधिक। और इसमें भी बात किया जाए तो यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है जहां पर आंध्र प्रदेश का मैदान है या आंध्र प्रदेश का तट है, वहां पर सबसे ज्यादा चौड़े तट पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि दक्षिण भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं गोदावरी एवं कृष्णा, वह आंध्र प्रदेश के तट पर ही मुहाना बनाती है। इसका मतलब यह है चौड़ाई तो अधिक पाई ही जाती है, लेकिन हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश तट पर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश तट पर क्या होता है, तो आंध्र प्रदेश तट पर चौड़ाई क्या होती है, तो आंध्र प्रदेश तट पर चौड़ाई जो होती है वह होती है सबसे अधिक। क्या होती है, तो हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश तट पर चौड़ाई होती है सबसे अधिक। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश तट पर चौड़ाई क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है ना। अब आगे ध्यान से समझना, इन्हीं तटों पर जो झील होते हैं ना, इन्हीं तटों पर जो झील होते हैं उन्हीं झीलों को क्या कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है लैगून झील। क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है लैगून झील। क्या कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है लैगून झील। और यदि लैगून झील की बात करें तो ये झीलें जो होती हैं कैसी झीलें होती हैं, तो ये झीलें जो होती हैं वह खारी झील होती हैं। कैसी झील होती है, तो ये खारी झील होती है। इसमें कहने का मतलब ये पीने योग्य जल नहीं होता, इसमें लवण की मात्रा होती है या नमक की मात्रा होती है, तो ये होती है खारी झील। और इन्हीं लैगून झीलों की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा लैगून झील कहां पर पाए जाते हैं, तो हम लोग कहेंगे सबसे अधिक या सबसे अधिक लैगून झील जो पाए जाते हैं वह कहां पर पाए जाते हैं, तो हम लोग कहेंगे सबसे अधिक लैगून झील जो पाए जाते हैं वह केरल तट पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, तो हम लोग कहेंगे केरल तट पर पाए जाते हैं। लेकिन केरल तट पर इन्हें स्थानीय दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है कयाल झील। क्या कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है कयाल झील। और इसके उदाहरण की बात करें कि केरल के तट पर कौन कौन से लैगून झील हैं, तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो यहीं पर देखा जाए तो दो झील ऐसी है जो बहुत ही फेमस है, हमेशा पूछा जाता है कि यह झील किस राज्य में है। एक तो हो गया वेम्बनाड झील। कैसी झील है, एक तो हो गया वेम्बनाड झील, और दूसरे नंबर की बात करें तो यह है अष्टामुदी झील। कैसी झील है, अष्टामुदी झील। ये कैसी झीलें हैं, तो हम लोग कहेंगे लैगून अथवा खारी झील है। कहां पर है, तो केरल तट पर है। और साथ ही साथ वेम्बनाड झील की बात करें तो यह भारत की सबसे लंबी झील भी है। अगर यह कहा जाए भारत की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है या लैगून झील कौन सी है, तो वो चिल्का झील है। लेकिन अगर यह कहा जाए सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है। इसका मतलब वेम्बनाड क्या है, तो हम लोग कहेंगे भारत की सबसे लंबी झील। भारत की सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील है। कैसी झील है, तो भारत की सबसे लंबी झील जो है वह वेम्बनाड झील है, जो कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे केरल राज्य में है।
कहने का मतलब हम लोगों ने तटों को देखा, जो तटों पर झील होते हैं उन्हीं को लैगून अथवा खारी झील कहा जाता है। और सबसे अधिक झील जो पाए जाते हैं लैगून झील, वह केरल के तट पर पाए जाते हैं, जहां पर इन्हें स्थानीय दृष्टिकोण से कयाल झील कहा जाता है। जिसके उदाहरण के दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखा कि एक बेम्बनाद झील होता है तो एक अष्टामुदी झील होता है। और ये जो बेम्बनाद झील है यह भारत की सबसे लंबी झील है। जब भारत की सबसे लंबी झील होगी तो सबसे लंबी लैगून अथवा खारी झील भी हो जाएगी। सही है कि नहीं सही है? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, और यदि आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि यहां पर ध्यान देना, यहां पर इस वाले भाग में आओगे तो यहां पर एक झील है, यहां पर एक झील है उड़ीसा वाले क्षेत्र में। यहां पर एक झील है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चिल्का झील। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चिल्का झील। और यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो चाहे ये कहे खारे पानी की सबसे बड़ी झील या भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे चिल्का झील। कहां पर स्थित है? तो हम लोग कहेंगे ये जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो हम लोग कहेंगे उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका मतलब इसकी क्या विशेषता है? तो हम लोग कहेंगे भारत की सबसे बड़ी, कैसी है? भारत की सबसे बड़ी कैसी झील? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी खारी झील है। लेकिन अगर ये कह दे भारत की सबसे खारी झील कौन सी है, दोनों में अंतर समझना। ये सबसे बड़ी की बात किया गया है, मतलब ये भी लवणीय झील ही है, खारी झील है, इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, लेकिन सबसे बड़ी है। लेकिन अगर कभी ये कहते सबसे खारी झील कौन सी है, तो जो सबसे खारी झील है ना, यहां पर राजस्थान वाले क्षेत्र में है। कहां पर है? तो यहां पर देखा जाए तो राजस्थान वाले क्षेत्रों में है। और कौन सी झील है? तो हम लोग कहेंगे इसी राजस्थान वाले क्षेत्र में एक झील है जिसका नाम है सांभर झील। यहां पर एक झील है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सांभर झील। और यह सांभर झील जो है भारत की सबसे खारी झील है। खारी का मतलब यह कि इसमें लवण की मात्रा, नमक की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसमें लवण की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसमें लवण की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन इसका आकार सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने तटीय मैदान देखा, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, इसका निर्माण कैसे हुआ, यहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है, किसकी लंबाई ज्यादा है, किसकी चौड़ाई ज्यादा है, और सबसे चौड़ा मैदान कहां पर है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो तटों पर झील होते हैं उन्हीं को लैगून झील कहा जाता है या खारी झील कहा जाता है। सबसे अधिक लैगून झील किस राज्य में पाए जाते हैं, तो केरल के तट पर पाए जाते हैं। लेकिन इन्हीं को यहाँ पर स्थानीय दृष्टिकोण से कयाल झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे कयाल झील कहा जाता है। इसके उदाहरण की बात किया जाए, जैसे बेम्बनाद झील हो गया, अष्टामुदी झील हो गया। लेकिन बेम्बनाद झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है। फिर इसी में हम लोगों ने देखा कि एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। ये सबसे लंबी झील है, तो ये सबसे बड़ी झील है, लेकिन सबसे खारी सांभर झील है। लेकिन ध्यान देना, ये तटों पर नहीं है तो सांभर झील लैगून झील नहीं है, ये लैगून झील नहीं है। इसी प्रकार यहां पर एक झील देखा जाए तो यहां पर एक झील है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है? जिसका नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है? पुलिकट झील। और यह पुलिकट झील कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे इसका विस्तार जो पाया जाता है सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा, कितना? थोड़ा सा यह तमिलनाडु राज्य में भी फैला हुआ है। कहां पर? थोड़ा सा तमिलनाडु राज्य में भी फैला हुआ है, और यह भी एक लैगून झील ही है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तटीय मैदान एवं तटों पर जो झील है ये हम लोगों ने देखा। अब इसी में देखते हैं भारत की जलीय सीमा का विस्तार कहां तक है। तो चलिए भारत की जलीय सीमा हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे? जलीय सीमा का विस्तार। क्या देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे जलीय सीमा। क्या देखेंगे? तो अब हम लोग देखेंगे जलीय सीमा। ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि ये क्या है? ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ये बिल्कुल ऐसे,
ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो क्या आपको लगता है प्रायद्वीपीय भारत बिल्कुल ऐसे चिकना टाइप का होगा? बिल्कुल ऐसे चिकना टाइप का नहीं होता है। कैसे होता है, ध्यान से समझना। यदि इसकी बात किया जाए ना तो इसमें ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता है, बल्कि ये थोड़ा सा ये ऐसे टाइप का होता है। कहीं पर कम होगा तो कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा तो कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा तो कहीं पर ज्यादा होगा। ये कैसे होता है, बिल्कुल इस प्रकार से होता है। भाई कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा, निश्चित तौर पर होगा। तो क्या किया जाता है कि इसमें एक आधार रेखा मान लिया जाता है। ये जो तटों को मिलाने वाली रेखा होती है ना, इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है आधार रेखा। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, इस रेड वाली लाइन को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है आधार रेखा। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है आधार रेखा। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आधार रेखा। समझ में आया? अब ध्यान से समझना, इस आधार रेखा एवं स्थलीय भाग के बीच में जो जल होता है ना, इसमें जल होगा कि नहीं होगा, हम लोग कहेंगे जल होगा। इसमें जल होगा कि नहीं होगा, हम लोग कहेंगे इसमें जल होगा। और ये जो आधार रेखा एवं तटों के बीच में जो जल होता है ना, इस जल वाले भाग को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आंतरिक जल। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आंतरिक जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आंतरिक जल। और इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी को कहा जाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। ध्यान से समझना, यहां से लेकर कहां तक, तो इससे लेकर 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक के बीच के क्षेत्र, इस वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रादेशिक, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रादेशिक क्षेत्रीय सीमा। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रादेशिक समुद्री, चलिए क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा, प्रादेशिक समुद्री सीमा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा कहा जाएगा। और इसके बीच में भी जल होगा कि नहीं होगा, इसके बीच में भी देखा जाए तो जल होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे इसके बीच में भी देखा जाए तो जल होगा। इसके बीच में भी देखा जाए तो जल होगा। और इसके बीच में जो जल होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्षेत्रीय सागर। क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्षेत्रीय सागर। पहले ध्यान से समझते जाओ जो चीजें समझाया जा रहा है, और फिर बताना कि यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा। पहले जितना समझाया जा रहा है सिर्फ उतना समझो बस। हम लोग कहेंगे आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी को क्या कहा जाता है, प्रादेशिक समुद्री सीमा कहा जाता है। और इस दूरी तक भारत को संपूर्ण अधिकार होता है। भारत जो चाहे वो कर सकता है, भारत जो चाहे वो कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मतलब चाहे जो भारत चाहे वो कर सकता है। लेकिन इससे लेकर 12 समुद्री मील तक की दूरी को यहां से लेकर यहां तक, ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 समुद्री मील की दूरी तक ये हो जाएगा, ये ऐसे, ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि यहां से लेकर ये 12 समुद्री मील, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे यहां से लेकर यहां तक ये देखा जाए तो ये हो जाएगा 24 समुद्री मील। कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक देखा जाए तो 24 समुद्री मील। तो हम लोग कहेंगे आधार रेखा से लेकर 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र को कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। क्या कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र। तो इस वाले सीमा को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। और इसके भी बीच में जल होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे इसके भी बीच में जल होगा, इसके भी बीच में जल होगा। और इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसे कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल। अब ध्यान से समझना,
चाहे इसे संलग्न क्षेत्र कहें या इसी को अविच्छिन्न मंडल कहें, पूछा जाएगा अविच्छिन्न मंडल का विस्तार कहां तक पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे आधार रेखा से लेकर 24 समुद्री मील तक पाया जाता है। आधार रेखा से लेकर 24 समुद्री मील तक पाया जाता है। और इन क्षेत्रों में भारत को साफ सफाई करने का अधिकार होता है, वित्तीय अधिकार होता है कि यदि इस क्षेत्र में कोई भी आएगा ना तो भारत को टैक्स देगा तब आएगा, और बिना टैक्स दिए आएगा ना तो भारत उस पर आक्रमण कर सकता है। क्या कर सकता है? तो भारत उसमें आक्रमण कर सकता है। मतलब यहां तक के क्षेत्रों में भारत क्या कर सकता है, तो हम लोग कहेंगे इन क्षेत्रों में देखा जाए तो भारत टैक्स वसूल कर सकता है, साफ सफाई कर सकता है, साथ ही साथ वित्तीय पूरे के पूरे अधिकार होंगे। और यहां से लेकर आगे देखा जाए तो लगभग यहां से यदि मैं बात करूं तो यहां से लेकर लगभग 176 किलोमीटर नहीं, समुद्री मील की बात किया जा रहा है। ये जो 12 लिखा है समुद्री मील की होता है। अब एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। तो 12 समुद्री मील बराबर 12 गुणे 1.8 किलोमीटर कर दीजिए, किलोमीटर में आ जाएगा। लेकिन किताबों में जो मिलेगा वह समुद्री मील में ही मिलता है। ठीक है, तो यहां से लेकर तो 176 किलोमीटर। लेकिन यदि हम इसी चीज को यहां से ले तो ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा 200 समुद्री मील। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 समुद्री मील। और इसे क्या कहा जाता है, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, या इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसका मतलब क्या, कहने का मतलब यह है कि इस क्षेत्र तक भारत में देखा जाए तो भारत को द्वीप निर्माण करने का अधिकार है। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में भारत चाहे तो कोई द्वीप का निर्माण कर सकता है। द्वीप के निर्माण के साथ साथ देखे तो और क्या कर सकता है, तो हम लोग कहेंगे यहां पर कोई खनिज वगैरह मिलता है, पेट्रोलियम वगैरह मिलता है, तो क्या कर सकता है, भारत उसका खनन कर सकता है, यानी उसका दोहन कर सकता है। भारत को यहां तक के क्षेत्रों में जो भी खनिज वगैरह मिलेगा वो भारत ही उपयोग करेगा और कोई नहीं कर सकता। और इसके आगे वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है उच्च सागर। क्या कहा जाता है, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है उच्च सागर। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसे कहा जाता है उच्च सागर। और इन क्षेत्रों में देखा जाए तो संपूर्ण देश को समान अधिकार है, कोई भी देश कुछ भी कर सकता है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं। यहां पर देखा जाए, उसके आगे देखा जाए तो सभी देशों को समान अधिकार होता है। तो चलिए इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा है तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, सबसे पहले हम लोग यही बात कर लेते हैं कि वास्तव में आंतरिक सागर क्या होता है। क्या बात करेंगे, आंतरिक सागर। भाई जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा प्रश्न पूछा कैसे जाएगा तो उस पढ़ाई का मतलब क्या है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे तो उस पढ़ाई का कोई मतलब है नहीं है। तो यहां पर पूछा जाएगा आंतरिक सागर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे आधार रेखा एवं स्थलीय भाग के बीच स्थित जल। आधार रेखा एवं स्थलीय भाग के बीच में स्थित जलीय भाग होता है। इसका मतलब यह है, इसको क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे ये क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे आधार रेखा। क्या कहेंगे, आधार रेखा एवं स्थलीय भाग। क्या होता है, स्थलीय भाग के बीच का जलीय भाग के बीच का क्या होता है, के बीच का होता है जल। सीधा सीधा पूछा जाएगा आंतरिक जल होता है, विकल्प में रहेगा ये होता है, वो होता है, ये होता है, उसी में एक विकल्प रहेगा आधार रेखा एवं स्थलीय भाग के बीच का जल होता है। तो हम लोग कहेंगे हाँ ये सही होता है।
फिर बात करते हैं ये क्या होता है, आधार रेखा क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे यदि आधार रेखा की बात किया जाए कि आधार रेखा क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे आधार रेखा क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे ये जो आधार रेखा होता है ना, आधार रेखा की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे ये जो टेढ़े मेढ़े तट होते हैं ना, इन्हीं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है। इसका मतलब ये है कि इसकी बात किया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली, तटों को टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली क्या होती है, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है, तो हम लोग कहेंगे ये क्या होती है, ये काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। समझ में आया कि नहीं आया, बस ऐसे पूछा जाएगा आधार रेखा होता है, विकल्प में ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो आपको चुनना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, सही है कि नहीं सही है, समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर आगे क्या है, प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर, कुछ भी पूछ सकता है कि प्रादेशिक समुद्री सीमा का विस्तार कहां तक पाया जाता है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक पाया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग एक एक को देखते हैं। अगला क्या हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो हम लोग कहेंगे ये क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे ये जो होता है आधार रेखा से, क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी, 12 समुद्री मील तक की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूरी। अब बात ये आती है कि ये समुद्री मील क्या होता है, समुद्री मील क्या होता है, तो यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं कहीं ब्रैकेट में। क्या करते हैं, यहीं पर चलिए हम लोग ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं, ये क्या कर लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं कि एक समुद्री मील बराबर क्या होता है, तो एक समुद्री मील बराबर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे 1.8 किलोमीटर होता है। क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे एक समुद्री मील बराबर क्या होता है, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, एक समुद्री मील बराबर क्या होता है, एक समुद्री मील बराबर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे एक समुद्री मील बराबर की बात किया जाए तो क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे 1.8 किलोमीटर। क्या होता है, 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रीय सागर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे क्षेत्रीय सागर क्या होता है। चलिए हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं, क्षेत्रीय सागर क्या होता है। यदि क्षेत्रीय सागर पूछ ले, सीधा सीधा पूछा जाएगा क्षेत्रीय सागर होता है, क्षेत्रीय सागर होता है, तो हम लोग कहेंगे आधार रेखा एवं प्रादेशिक समुद्री सीमा के बीच का जलीय भाग। क्या कहेंगे, आधार रेखा एवं प्रादेशिक समुद्री सीमा के बीच जलीय भाग को क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहा जाएगा, तो हम लोग कहेंगे क्षेत्रीय सागर कहा जाएगा। चलिए ध्यान से समझना, क्षेत्रीय सागर को क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे ये होता है आधार रेखा, आधार रेखा एवं प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा के बीच जलीय भाग होता है। क्या होता है, जलीय भाग होता है। सही है कि नहीं सही है।
फिर पूछा जाएगा संलग्न क्षेत्र। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये क्या होता है, प्रादेशिक समुद्री सीमा। यहां तक की बात किया जाए तो यहां तक क्या होता है, यहां तक भारत को संपूर्ण अधिकार होता है, यहां तक भारत को संपूर्ण अधिकार होता है। यानी क्षेत्रीय सागर अथवा प्रादेशिक समुद्री सीमा तक की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे यहां तक भारत को संपूर्ण अधिकार होता है, भारत कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब यह है भारत को संपूर्ण अधिकार होता है, भारत को संपूर्ण अधिकार होता है। ठीक है ना, क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे भारत को संपूर्ण अधिकार होता है। समझ में आया कि नहीं आया, भारत को संपूर्ण अधिकार होता है, भारत जो चाहे वो कर सकता है, भारत को संपूर्ण अधिकार होता है। फिर आगे बात आती है संलग्न क्षेत्र, क्या आता है, फिर आगे बात आती है संलग्न क्षेत्र। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यदि संलग्न क्षेत्र की बात करें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं इसी को ऊपर भगा के। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यदि हम लोग बात करें संलग्न क्षेत्र की तो चलिए देखते हैं। अब ना दिखे तो ये मत कहना कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये चीजें आपको पहले ही बता दिया गया है। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे क्या है, संलग्न क्षेत्र है। क्या है तो हम लोग कहेंगे आगे क्या है, तो हम लोग कहेंगे संलग्न क्षेत्र है। चलिए आगे क्या है तो हम लोग कहेंगे ये है संलग्न क्षेत्र, या कहेंगे अविच्छिन्न मंडल। क्या कहेंगे, अविच्छिन्न मंडल है। और इन क्षेत्रों तक क्या होता है, कहां तक होता है, तो हम लोग कहेंगे आधार रेखा से कहां तक, आधार से कहां तक, तो हम लोग कहेंगे 24 समुद्री मील तक। कहां तक, 24 समुद्री मील तक। और यहां तक यदि भारत की बात किया जाए तो भारत को क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे भारत को क्या होता है, भारत को साफ सफाई, साफ सफाई, साथ ही साथ और क्या कहेंगे, वित्तीय अधिकार। क्या अधिकार होता है, वित्तीय अधिकार होता है। वित्तीय अधिकार का मतलब यह है कि इसके अंदर कोई आएगा ना तब क्या हो जाएगा, चलिए इसके अंदर कोई आएगा तब क्या हो जाएगा, भारत को टैक्स वसूल करने का अधिकार होगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं EEZ, किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं EEZ यानी एक्सक्लूसिव, किसकी, एक्सक्लूसिव, EXCLUSIVE, इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इसमें क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे भारत को क्या किया जाता है, द्वीप निर्माण, किसका, द्वीप निर्माण। और क्या, तो हम लोग कहेंगे खनिज तेल, और क्या होता है, खनिज तेल। आगे का क्या होता है, दोहन करने का अधिकार होता है, खनिज तेल का, खनिज तेल के दोहन करने का अधिकार होता है, द्वीप के निर्माण करने का अधिकार होता है। और उसके बाद जो होता है उच्च सागर होता है, जहां पर संपूर्ण देशों का समान अधिकार होता है। अब बात यह करते हैं कि मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में क्या होता है, मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में, ऐसे समझो इस चीज को एक बार से फिर से, एक बार से फिर से समझो। चलिए ऐसे समझ लो, ध्यान से समझना। अब मान लेते हैं कि यहीं पर कोई और देश आ जाएगा तब क्या होगा, तो ध्यान देना, यदि यहां पर कोई और देश आ जाएगा तो यहां पर क्या होगा, दोनों देशों के बीच आधा आधा विभाजित हो जाएगा। यानी जहां पर मान लेते हैं कि यहां पर कोई देश आ जाएगा तो आधी दूर से इसका हो जाएगा, आधी दूर से उसका हो जाएगा, यानी दोनों देशों के बीच आधा आधा विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब बात करते हैं श्रीलंका भारत के मैप में हमेशा क्यों बना रहता है, इसीलिए बना रहता है क्योंकि वह इसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आता है, जहां तक भारत का द्वीप बनाया जा सकता है। इसीलिए भारत के द्वीप के रूप में श्रीलंका को हमेशा बना दिया जाता है।
क्यों? क्योंकि 200 समुद्री मील तक भारत द्वीपों का निर्माण कर सकता है और 200 समुद्री मील के अंदर आ जाता है श्रीलंका, इसलिए भारत के मैप में श्रीलंका हमेशा मुफ्त में मिल जाता है। क्या होता है? हमेशा मुफ्त में मिल जाता है। तो चलिए, ये था क्या? ये था प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या था? तो ये था प्रादेशिक समुद्री सीमा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे द्वीप एवं द्वीप निर्माण। तो अभी हम लोगों ने देखा तटीय मैदान एवं इसके झील, प्रादेशिक समुद्री सीमा हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं द्वीप एवं द्वीप समूह। क्या हम लोग देखेंगे? तो अब हम लोग देखेंगे द्वीप समूह। तो सबसे पहले तो हम लोग बात यह कर लेते हैं कि वास्तव में द्वीप होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात यह कर लेते हैं कि वास्तव में द्वीप होता क्या है। और जब भी हम लोग द्वीप की बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात यह कर लेते हैं कि वास्तव में द्वीप होता क्या है। तो द्वीप एक ऐसा स्थलीय भाग होता है जो चारों ओर जल से घिरा होता है, जो चारों ओर जल से घिरा होता है। इसका मतलब यह है कि हम लोग कहेंगे चारों ओर जल से घिरा, चारों ओर जल से घिरा, चारों ओर जल से घिरा स्थलीय भाग, चारों ओर जल से घिरा स्थलीय भाग को ही क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि ये कोई स्थलीय भाग है। ये क्या है? ये मान लेते हैं कि ये कोई स्थलीय भाग है ये। और यदि ये वाला स्थलीय भाग है, इसका मतलब यह है कि यदि इसके चारों ओर ये क्या है? ये चारों ओर जल से घिरा हुआ है। ये चारों ओर यदि जल से घिरा हुआ है तो इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा द्वीप। क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा द्वीप, या इसी को कहा जाएगा आइलैंड। क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा आइलैंड। और ऐसा बहुत सारे स्थलीय द्वीपों का समूह है, स्थलों का समूह है, तो उसी को कहा जाएगा द्वीप समूह। और भारत में देखा जाए तो बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन 572 द्वीपों को प्रधानता दी गई है। कितने? तो 572 द्वीपों को क्या दी गई है? प्रधानता दी गई है, जिसमें से कुछ द्वीप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो उसी को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं।